नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम साहित्य पर चर्चा, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं साहित्यकारों से और नए नए लेखकों से। तो ऐसे ही आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रतिहारी कालचक्र का खेल किताब के लेखक अभिनव जैन साहब। तो इनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे इस किताब का राज, क्या रही इस किताब के पीछे लिखने की कहानी। तो अभिनव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। तो चर्चा में क्या है कि शुरुआती दौर के जो प्रश्न हम लोग रखेंगे वो आपके व्यक्तिगत जीवन से होंगे, ठीक है। तो ये बताइए, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका जो बचपन है कहाँ बीता। जी, मैं मूलतः ललितपुर का रहने वाला हूँ और बचपन से यहीं रह रहा हूँ। और प्रारंभिक शिक्षा आपकी वहीं से हुई है क्या? जी, प्रारंभिक शिक्षा मेरी सारी वहीं से हुई है। और अभी एजुकेशन शिक्षा में क्या चल रहा है? नहीं, मैं जॉब करता हूँ अभी। मैं प्राथमिक विद्यालयों में, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में टीचर हूँ। सरकारी टीचर? जी जी। तो मतलब इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा के बाद जो ग्रेजुएशन हुआ, स्नातक हुआ, वो भी आपका ललितपुर से ही हुआ? जी। तो जैसे आपने जो आज के समय आधुनिक दौर है और इन कहानियों को जैसे जो आपने लिखी है, इसमें क्या है कि इनको बच्चे ज़्यादा पढ़ना या सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि आप जैसे ही आप थोड़ा जादुई दुनिया में चले जाते हैं या एक पुराने काल में चले जाते हैं, लेकिन आपने इसको लिखा। तो इसके पीछे की कहानी क्या रही इस किताब को लिखने की? ये कहानी शुरू हुई थी आज से 8 साल पहले। जी। मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहा था। वहाँ पर एक रात सोते टाइम मैंने एक बहुत बड़ा सपना देखा था। वो सपना मेरे दिमाग में घर कर गया जी। और अगले दिन मैंने उसको कुछ पन्नों पे उतार दिया और फिर मैं उसको डायरी में रख के भूल गया। 5 साल बाद जब मैं जॉब लग गई थी तो एक दिन मैं कविता ढूंढने के लिए डायरी में उस पन्ने मिले मुझे। मैंने उन पन्नों को पढ़ा, मुझे याद आ गई वो कहानी और मैंने उसको फिर लिखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये कहानी एक उपन्यास के रूप में बदल गई। नहीं, ये बात आपने बड़ी ही रोचक कही है। पहली बात, क्योंकि मुझे भी कई बार ऐसे सपने आए हैं, पर लेकिन होता क्या है कि जैसे ही हम जागने वाले होते हैं, हम जागने वाले होते हैं, तब तक तो वो याद रहती है, माइंड में रहता है। पर लेकिन क्या है कि जाग गए, थोड़ा होश में आ गए, तो वो अपने आप स्प्लिट कर जाती है जो भी सपने देखे। तो आपने कैसे फिर उसको नोट किया, मतलब कैसे याद बना रहा वो? सब भगवान की कृपा है। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें याद रह जाती हैं। नहीं, फिर भी घटना छोटी हुई होगी, लेकिन किताब को इतना बड़ा रूप देना, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें आपने बाद में भी जोड़ी होंगी। जी जी जी। शुरुआत में क्या हुआ, मैंने सिर्फ एक सीन देखा था कि एक लड़के के पीछा कुछ लोग कर रहे हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई उन्हें बचाकर एक घर में ले जाता है। बस इतना सपना मैंने देखा था। इसके बाद फिर कहानी जब मैंने लिखनी शुरू की तो मुझे कई सारी चीज़ें आने लगीं और घटनाएं जोड़ती चली गईं। कहानी खुद अपनी कहानी कहती है, यही मेरे साथ हुआ है। नहीं, ये बात आपने सही कही है कि आपने वो लिख लिए, बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अधिकतर सबके साथ यही होता है कि वो जागती वो चीज़ें भूल जाती हैं। तो क्या ये सपना ही था जो ये आपके लेखक बनने का राज है? जी नहीं, मैं शुरू से ही बचपन से कॉमिक्स पढ़ता रहता हूँ। बहुत कॉमिक्सों का शौक़ है। अभी भी मैं कॉमिक्स खरीदता हूँ। इसके अलावा बचपन से ही कहानियाँ, कविताएँ पढ़ने का मुझे शौक़ रहा है। थोड़ा बहुत मैं कविताएँ, कहानियाँ भी लिखता रहता था। तो धीरे धीरे यही शुरुआत हुई थी। इस शुरुआती दौर में जैसे जब से आपने पाठन कार्य शुरू किया होगा, पढ़ना शुरू किया होगा, तो शुरुआत में आपने किन लेखकों को पढ़ा है? मैं शुरुआत मेरी बचपन में स्कूल में जो कहानी नाटक रहते थे उनसे हुई। पुराने लेखकों से धर्मवीर भारती हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इसके बाद नए लेखकों में सबसे पहले मैंने अमीश त्रिपाठी को पढ़ा। उसके बाद में दिव्य प्रकाश दुबे, सत्यव्यास और ये सारे लेखक जो नए आ रहे हैं उनसे मैं जुड़ता चला गया। हाँ, ये नए वाले, क्योंकि इन्होंने एक हिंदी को नया आयाम दिया है। तो जो इसमें पूरी कहानी है ये दोस्तों की है। जी, ठीक है। जो आपने सपना देखा, ये कहानी है। इसके बाद क्या आपकी कोई किसी दूसरी किताब का कोई अभी विचार चल रही है? तो जैसे मार्केट में उपलब्ध हो गई है, काफ़ी लोगों ने पढ़ ली है, काफ़ी लोग पढ़ भी रहे होंगे अभी। तो क्या ये अभी इसके बाद क्या इसका कोई दूसरा पार्ट आप लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई दूसरी कहानी माइंड में चल रही है? जी बिल्कुल। इस किताब के अंदर मैंने थोड़ा सा क्लू छोड़ा है। जी जी। जिसके अनुसार मैं इसका अगला भाग अभी लिख रहा हूँ रिसेंटली, और जल्दी ही वो कुछ ही महीनों में आप सभी के सामने आ जाएगा, इसका सेकंड पार्ट। जी जी। जैसे आधुनिक समय चल रहा है और नया लेखन एक अलग तरीके से लिखा जा रहा है, और पुराना साहित्य जो था वो अलग ही तरीके के तरीके से लिखा गया है। तो इन दोनों को आप किस प्रकार भिन्न देखते हैं?
जी नए साहित्य और पुराने जी साहित्य को? जी पुराने साहित्य में हम जीवन दर्शन और समाज के बारे में बात करते थे। आज बहुत सारी चीज़ें हमारी विधा नई नई आ गई हैं। नाटक, कहानी, हॉरर, एडवेंचर्स और माइथोलॉजी और जीवन, रियल लाइफ, इन सब के बारे में आजकल लिखा जा रहा है। तो इस प्रकार ये और एक्सप्लोर हुआ है साहित्य। नया नया साहित्य जो जी अभी चल रहा है, हाँ, ये काफ़ी चेंजेस इसमें आए हुए हैं। जैसे आज का डिजिटलाइजेशन का दौर है, सोशल मीडिया पे अधिकतर लोग एक्टिव रहते हैं। तो क्या है कि जो नए युवा हैं, बहुत से उतने जिस मात्रा में जो पहले होते थे पढ़ने वाले, किताबों को पढ़ने वाले या मैगजीन्स या अखबार को पढ़ने वाले, अब उतने लोग नहीं मिल पाते हैं। तो आप उन लोगों के लिए मतलब किस किस हिसाब से आप उनको समझाना चाहेंगे, कि उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे कि उनको किताबें क्या क्या सिखा सकती हैं? जी, किताबें हमारे ज्ञान का आधार होती हैं। हमें बहुत सारी जानकारियाँ उनसे मिलती हैं, सीखने को मिलता है। जी जीवन दर्शन के बारे में पता चलता है और भी लोग शोध करके ही कहानियाँ लिखते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे अमीश त्रिपाठी हैं, सौरभ कुदेशिया जी का मैं जी नाम लूँगा। जी जी उन्होंने अपनी किताब आवाहन, स्तुति और आहुति में पुराणों को, माइथोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। जी जी आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। और इसी टाइप से मैं कहूँगा कि किताबें ही ज्ञान का आधार होती हैं। आपको नेट पे उतना नहीं मिलेगा जितना आपको किताबों में पढ़ने को या सीखने को मिलेगा। जी जी। जैसे जब आपने किताब लिखने के बारे में आपने जब सोचा होगा कि हमें किताब लिखनी है, आपने कहानी जैसे आप बताई कि आपको एक सपना आया जिसको आपने शब्दों का रूप दिया, जिसको सहेज के आपने डायरी में रख लिया। लेकिन जब आपने लिखना शुरू किया होगा तो किसी को आपने रोल मॉडल माना होगा, किसी लेखक को माना होगा। तो वो कौन पहले ऐसे लेखक थे जिनको सोच के आपने लिखना शुरू किया था? अमीश त्रिपाठी जी का मैं नाम लेना चाहूँगा। मैं उनसे बहुत प्रेरित था। अमीश जी से? जी, और अभी रिसेंटली उनके बाद मैं दिव्य प्रकाश दुबे जी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ। वो अपने वीडियोज़ में हम जैसे नए लेखकों के लिए बहुत कुछ मार्गदर्शन देते हैं, प्रेरित करते हैं जी और बहुत सारी बातें बताते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं। मैंने जून में उनकी वर्कशॉप भी अटेंड की थी, जी जिसमें मेरी एक कहानी सिलेक्ट हुई थी जी और उन्हीं से मुझे बहुत कुछ कहानी लिखने के बारे में सीखने को मिला था। जी। आप एक किताब, जैसे हम जब भी कोई कार्य करते हैं, कोई भी कार्य, रुकावटें जी काफ़ी आती हैं। तो ये आप जब आपने किताब लिखना शुरू किया या जब आप लिख रहे थे तो काफ़ी समस्याएं आई होंगी और काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया होगा, काफ़ी लोगों ने खींचने की भी कोशिश की होगी। तो आप उन लोगों के बारे में बताएं, क्या क्या समस्याएं आई थी उस समय? जी, समस्याएँ बस ज़्यादा कुछ नहीं थी। लोग कम ही जानते हैं मेरे बारे में अभी। जी जी और बाकी जॉब के साथ साथ लिखना थोड़ा मुश्किल होता है जॉब के टाइम में। तो शाम को ही मैं लिखता था और जितना टाइम मिल जाता था। नहीं, जैसे ऐसे ही। आपने कहानी लिख ली, ठीक है। जी जी अगर आप जैसे किसी आपने कहानी क्योंकि लिख ली, इसके बाद आप सोच रहे हैं कि इसको पब्लिश कराना है, जी तो जैसे कोई नया लेखक है तो वो कैसे खोजेगा किसी पब्लिशर्स को, या जी कैसे खोजेगा इसका, जैसे हमें फ्रंट पेज इस डिज़ाइन कराना है? जी, इसके लिए आपको पहले ये जानना होगा कि आपकी कहानी किस तरह की है। आप उस तरह की किताबों को देखिए अमेज़न पे जाके और उस तरह के पब्लिशर्स को ढूँढिए जो उस तरह की कहानियाँ छापते हैं। जैसे आपकी माइथोलॉजी है जी तो आप माइथोलॉजी के पब्लिशर्स को खोजिए जो उस तरह की किताबें छापते हैं, उन्हें अपनी किताबें भेजिए। जी अगर आपने लव स्टोरी लिखी है तो उन किताबों को खोजिए, फिर उनके पब्लिशर्स को देखिए जो ऐसी किताब पब्लिश करते हैं और उन्हें अपनी किताब भेजिए। जो भी पाठक या दर्शक ये वीडियो को देखेंगे, और मतलब आप थोड़ा संक्षेप में बताइए कि जो पिथियारी कालचक्र का जो खेल है, इसकी क्या कहानी होगी, कि लोग इसको क्यों पढ़ेंगे? एक एक रीजनेबल उनके पास ये थॉट पहुंचना चाहिए कि क्यों पढ़ें। तो इसका थोड़ा संक्षेप में आप हमें बताइए अभिनव जी, कि इसमें क्या है, इसमें स्टोरी? जी, इसमें एक 3 दोस्तों की कहानी है जो घूमने के लिए जाते हैं, पर गलत ट्रेन पकड़ने से वो एक अनजान जगह पर पहुंच जाते हैं जो कभी नहीं गए हैं। वहाँ उन्हें एक स्त्री मिलती है जो उनमें से एक लड़के अभिजीत को अपने किसी उद्देश्य के लिए कैद करना चाहती है। वहाँ उन्हें एक व्यक्ति बचाता है और उन्हें अपने महल में ले जाता है। जी उस महल में जाकर उन्हें पता चलता है कि वो एक ऐसी जाति के वंशज हैं जो कि प्राचीन काल से ही असुरों से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके बारे में वो वहाँ पर जानता है, उस स्त्री का उद्देश्य उसे पता चलता है और धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ते हुई कई आयामों में
अलग अलग चीज़ें होती हैं, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, बहुत ही रोचक कहानी है। और इसमें ये प्रेम, पश्चाताप, भूतकाल की यात्रा से संबंधित कहानी है। इसमें आपको भूतकाल में जाने का भी विवरण मिलेगा और वहाँ पे सारे असुरों से युद्ध की भी दास्तान है इसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कहानी पूरी विशुद्ध रूप से काल्पनिक ही है। जी। ये बात आपने सही बताई कि क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो काल्पनिकता में लिखी जाती हैं। जैसे अगर हम भूतकाल की बात करें तो, या जो आज के लोग जो ट्रेंड में चल रहा है, प्यार की कहानियाँ हुई या कॉलेज की स्टोरी हुई, तो वो उसमें होता है कि वो रियल स्टोरी होती हैं। आप सभी ने ये प्रोग्राम देखा, लेखक साहब से मिले आप, किताब के बारे में जाना, उनके बारे में जाना। तो मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है किताबों को लेके, जो अभी तक हमने पढ़ी हैं, बहुत कुछ सीखने को देती हैं, चाहे वो वास्तविकता से जुड़ी हुई हों या काल्पनिक चीज़ें हों। शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान को संजोया जा सकता है। ये आप जब पुराने लेखकों को या नए लेखकों को पढ़ेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। और यदि आप इच्छुक हैं अभिनव जैन की किताब पढ़ने के लिए, तो आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस किताब को फ्लेमिंग्स पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है। ये इसका रेट 210 रुपये इसमें प्रिंट है। और जो भी राय है आपकी वीडियो को लेकर या हमारे साहित्य पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर, या अभिनव जी से आपका कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम हम किसी माध्यम से आपकी जवाब आप तक पहुंचा पाएँ। तो हम विदा लेते हैं और मिलते हैं एक अगले कार्यक्रम में किसी नए लेखक और उसकी नई किताब के साथ, या किसी अगले साहित्यकार से। धन्यवाद।